हेलो गाइस, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ एडा। हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि हम एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस किए थे कि एल्गोरिथम्स क्या होती है। एल्गोरिथम्स का बेसिक्स कि एल्गोरिथम्स एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। लॉजिक को प्रोसेस करने के काम आती है एल्गोरिथम। किसी सॉल्यूशन को डेवलप करने के काम आती है। और एल्गोरिथम का नेम कहाँ से आया, और एल्गोरिथम की काफ़ी बेसिक चीज़ है कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम मतलब हमने उसके स्टेप्स देखे कि एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई डू वी नीड एनालिसिस, कि एनालिसिस करने की ज़रूरत क्या है हमें। पहला सबसे अच्छा पॉइंट है एनालिसिस करने का कि टू डिटरमाइन रिसोर्स कॉम्पोजिशन। मतलब टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या एक प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है वो देखने का। स्पेस, रिसोर्स की उसके रिसोर्स के कितना यूज हो रहे हैं किसी कोई भी काम करने में। उसे हम उसके लिए हम एनालिसिस करते हैं कि अगर हम एनालिसिस करना हो अ, कि लेट्स सपोज हमारे पास एक फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री में हमारे पास काम हो रहा है, तो हमें ये देखना है कि इस फैक्ट्री में टाइम कितना, मतलब कितने टाइम में क्या काम हो रहा है, स्पेस कितना ले रहा है, कॉस्ट चार्जेस क्या जा रहे हैं, और रॉ मटेरियल्स का चार्जेस। तो इन सब चीज़ों के पास अगर हमें इन सब चीज़ों का डेटा चाहिए, तो इन सब चीज़ों का डेटा के कलेक्शंस और जो प्रोसेसेस है उसे मैनेज करने में हमारा एनालिसिस काम आता है। तो बिना एनालिसिस का ये सब करना काफ़ी मुश्किल होगा, नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। कोई भी चीज़ काम करने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है। तो क्यों क्यों का जवाब आपको मिल गया कि क्यों टू डिटरमाइन रिसोर्स कंपोजिशन। रिसोर्स का कंपोजिशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं जैसे ये सब एग्जांपल हो गया टाइम स्पेस, आपने पढ़ा होगा कि एल्गोरिदम के लिए हमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह वगैरह आपने पढ़ा होगा। पर ये सब जो होता है ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ा था, बेसिक पर्सनल कंप्यूटर्स जो हमारे होते हैं, जिसके बारे में हम अपने सीओ में पढ़ा होगा, सीओए में। कि पर्सनल कंप्यूटर्स में हमारे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होते हैं। उसमें उसमें एक मेमोरी यूनिट होता है, एक सीयू, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक एलयू यूनिट होता है, एक मेमोरी होता है, इधर इनपुट और इधर आउटपुट होता है। ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, बेसिक वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। पर हर हर आर्किटेक्चर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर नहीं होता। जैसे मोबाइल आर्किटेक्चर का यूज करूँ मैं, तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मोबाइल आर्किटेक्चर में, मोबाइल फोन बैटरी रिसोर्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में जो डेवलपर्स होते हैं वो फोकस करते हैं कि आपका टाइम कम लगे, किसी भी प्रोसेस को, कोई प्रोसेस हो वो फास्ट हो। जैसे पीसी, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यानी कि पीसी। तो पीसी में क्या सोचते हैं डेवलपर्स कि कोई भी काम हो जितना हो सके उतना फास्ट हो। तो वो देखते हैं टाइम पे। पर मोबाइल आर्किटेक्चर वो टाइम और स्पेस के साथ साथ बैटरी को भी मैनेज करना पड़ता है। तो इसमें बैटरी एक रिसोर्स कंपोजिशन पे एक बैटरी भी फैक्टर हो गया। उसी तरह से नेटवर्किंग इंजीनियर या कनेक्टिविटी वाले आर्किटेक्चर में हमें बैंडविड्थ का काफी रोल समझ में आता है कि अगर मैक्सिमम लोग उससे जुड़े हुए हैं तो वो बैंडविड्थ क्या प्रोवाइड करता है। तो बैंडविड्थ एक रिसोर्स हो गया, बैटरी एक रिसोर्स हो गई, इसमें टाइम एक रिसोर्स हो गया। सो analysis is helps us to determine resource composition. That's the exact point. I think you, I hope it is clear to you. Next is performance comparison to find out effective या efficient solution. This is the most important point. यानी कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिदम्स है, मल्टीपल अप्रोच है, और हर अप्रोच पे टाइम कुछ लग रहा है, तो कौन सा अप्रोच अपने लिए बेस्ट होगा। सो द कंपैरिजन ऑफ टू फाइंड आउट efficient solution या efficient algorithm, this is why we need the analysis part. Next, we'll study about methodology of analysis. That is how we use analysis. This is need for analysis. Why we need analysis, and this is how we need analysis. कैसे हमें, तो अगर हम एक बेसिक इक्वेशन की बात करें, तो लेट सपोज x पे असाइन हो रहा है y प्लस जेड का वैल्यू। तो आप मेरे को बताओ कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर, ये ऑपरेशन किस पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे ये किस पे डिपेंडेंट है, तो पहली बात तो ये लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है कि ये लैंग्वेज क्या है। अगर ये सी प्लस प्लस है तो इंट का डेटा टाइप क्या है, अगर ये जावा है तो इंट का डेटा टाइप क्या है। बहुत सारे लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट है कि यार इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यार लिनक्स है तो कुछ और ऑपरेशन का इसका फंडामेंटल होगा, और विंडोज है तो कुछ और होगा।
तो ये सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी हो गया। हार्डवेयर में डिपेंडेंसी होती है, जैसे सीपीयू कौन सा यूज कर रहे हो, उसमें टाइम कुछ और लगेगा। किसी का सीपीयू बहुत अच्छा है, उसका टाइम कम लगेगा। किसी का सीपीयू थोड़ा स्लो है, तो उसका टाइम ज्यादा लगेगा। मेमोरी कौन सी है, रैम में रन कर रहे हो, हार्ड डिस्क में रन कर रहे हो, या कैश में रन करो, कैश में सबसे कम लगेगा। रजिस्टर में रन करो तो उससे भी कम लगेगा। इनपुट आउटपुट सब सिस्टम पे डिपेंड करता है कि कौन से हार्डवेयर पे कर रहे हो, जीपीयू कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है, बहुत सारी चीजों पे। सॉफ्टवेयर पे भी डिपेंडेंट है, हार्डवेयर पे भी डिपेंडेंट है। इस पर डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर पे भी है, हार्डवेयर पे भी है। सो दिस इज ये जो डिपेंड ये जो एनालिसिस हुआ, जिसमें कि जो डिपेंडेंसी वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यानी कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। दिस इज नोन एज एपोस्टोरिक एनालिसिस। एपोस्टोरिक एनालिसिस बोलते हैं इसे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे नाम भी समझ में आ रहा है, पोस्ट। पोस्ट मीन्स एनालिसिस करने के बाद, जो हम इसे सॉल्व कर लिए, इसके बाद हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमें पोजीशन ए से, लेट्स सपोज हम पोजीशन ए में है, हम पोजीशन ए के बाद हमें अपने होम जाना है, एच पे जाना है, तो हमें पता करना है कि कितना टाइम लगेगा। तो एक एपोस्ट्रिक एनालिसिस क्या बोलता है हमें, कि पहले आप यहाँ चले जाओ और फिर टाइम कैलकुलेट कर लो, यानी कि पहले आप वो काम खत्म कर लो, फिर टाइम देखो। ये बेसिकली इसका कहने का मतलब यही है कि पहले आप एल्गोरिदम को रन करो, उसके बाद जज करो कि उसका जो टाइम है या उसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। पोस्ट्रिक, पोस्ट्रिक मीन्स द सेम, कि पहले करो उसके बाद पोस्ट। पोस्टरिक एनालिसिस इस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, हार्डवेयर पे सपोर्ट करेगा, हार्डवेयर पे भी और सॉफ्टवेयर पे, दोनों पे डिपेंडेंसी इसका होता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस है, इट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रियल यूनिट्स। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हम लोकेशन ए से लोकेशन बी के लिए टाइम कैलकुलेट करें, और हम अगर लिटरली जाके चेक करें कितना टाइम लगेगा, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा, एग्जैक्ट और रियल वैल्यू दे देगा। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, कि पहले हमें जाना तो पड़ेगा, तो उसके लिए हमें दिस इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट, मैनुअल वर्क काफी है उसमें। सेकंड इज कैन नॉट कंसिडर ऑल केसेस ऑफ इनपुट। ऑल केसेस ऑफ इनपुट मतलब क्या, मतलब रास्ता यहाँ से भी हो और रास्ता यहाँ से भी हो, क्या पता रास्ता ऐसे भी जाता हो। तो इसमें क्या है कि यहाँ का हमें टाइम पता है, पर यहाँ का भी तो हो सकता है, टाइम हमें पता होना चाहिए। तो ये सारे इनपुट्स के लिए वैलिड, मतलब वैलिड नहीं होता। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस इज नॉन यूनिफॉर्मिलिटी। नॉन यूनिफॉर्मिटी मतलब इट मीन्स परफॉर्मेंस कंपैरिजन बिकम्स डिफिकल्ट। यानी कि जैसे आपको पता है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यानी कि अगर मेरे पास एक विंडोज का सिस्टम है, तो उस पे जो एल्गोरिदम रन करने का टाइम होगा, और एक लिनक्स के सिस्टम पे रन करने का टाइम होगा, दोनों अलग अलग पे होगा। अगर एक एल्गोरिदम है अपने पास, लेट्स सपोज एक एल्गोरिदम है ए, इस एल्गोरिदम को हमें रन करना है, और अगर हम एक विंडोज पे गए, और विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये काफी लो ग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लो ग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि बहुत स्लो है, बहुत पुराना है, बहुत स्लो सिस्टम है, और एल्गोरिदम को हमने इम्प्रूव कर दिया, बहुत अच्छा इम्प्रूव कर दिया, बेस्ट कर दिया एल्गोरिदम्स को, मतलब इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम कर दी, और एक खराब सिस्टम पे लेके गए, तो इसका परफॉर्मेंस कुछ आएगा। और इसी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को हमने बहुत खराब कर दिया, यानी कि एल्गोरिदम को बहुत इनएफिशिएंट कर लिया, टाइम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत सारे यूजलेस फंक्शंस, बहुत सारे, मतलब उसे बल्कि कर दिया। बेसिकली क्या बोले, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत बढ़ा दिया हमने, और उसे एक बहुत ही टॉप क्लास पीसी पे लेके गए, तो उसकी परफॉर्मेंस खराब आएगी। यानी कि अ गुड एल्गोरिदम, क्या समझा हमने, यानी कि अब a good algorithm with a worst machine can give a worst result, but a worst algorithm with a good machine, a worst algorithm with a good machine can give a good result। यानी कि बहुत डिपेंड करता है कि हमारा हमारा जो प्लेटफॉर्म है, सिंपल सा अर्थ इसका यही निकलता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है। हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी काफी मैटर करती है, नॉन यूनिफॉर्मिलिटी बहुत मैटर करती है इस केस में, एपोस्टोरिक एनालिसिस में। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट था, एपोस्टोरिक एनालिसिस। सेकंड इज एपियोरिक एनालिसिस। इट मतलब समझ में आ रहा है ऐसे ही कि प्रियोरिक, पीरियोडिक मतलब एल्गोरिदम रन करने से पहले ही। लेट्स सपोज हमारे पास एक एल्गोरिदम है, और इस एल्गोरिदम को हम इम्प्लीमेंट करने से पहले ही पेन पेपर, लिटरली पेन एंड पेपर में हम कैलकुलेट कर रहे, ड्राई रन कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम को,
और हम देख रहे हैं कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, और इसे बिना रन किए हम इसे देख रहे हैं कि लेट्स सपोज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ n आई। अभी मत समझो n क्या होता है, अभी तो समझो कि लेट्स सपोज 1 सेकंड लगा हमें रन करने में। तो ये 1 सेकंड हमने अंदाजा लगाया, हमने लिटरली प्रेडिक्ट किया 1 सेकंड लगेगा, प्रेडिक्ट नहीं, हमने एनालाइज़ किया बेसिकली। हमने एनालाइज़ किया कि 1 सेकंड लगेगा इस ऑपरेशन को होने में, पर ये ऑपरेशन अभी तक हमने करके नहीं देखा, तो ये एक्यूरेट नहीं है। तो यही इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है? इट विल गिव रियल और एक्चुअल, इट विल नॉट गिव द रियल और एक्चुअल वैल्यू। ये रियल और एक्चुअल वैल्यू नहीं देता, इट इज़ जस्ट एन एस्टीमेट और अप्रॉक्सीमेशन है बेसिकली ये। यही इसके बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं। कुछ फायदेमंद भी है कि इट इज़ ईज़ी टू कैरी आउट। उसमें क्या था, लिटरली हमें पहले एल्गोरिथम सॉल्व करना पड़ रहा था और फिर देखना पड़ रहा था कि कौन सा अच्छा है, और ये उसके कंपैरिजन में काफ़ी ईज़ी है। इट कैन बी कैरी आउट बाय स्टडीइंग द हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्गोरिथम विदाउट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। वही है कि इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले ही हमें उसे डिस्क्रिप्शन के बारे में पता चल जाता है। इट टेक्स ऑल इनपुट टाइप्स, यानी कि इस, अब हम अगर हमें पता है कि डिस्टेंस ए से डिस्टेंस बी जाने में 3 रास्ते हैं, हम जाके नहीं देखे और हमें पता है कि 3 रास्ते हैं, तो हम तीनों का एनालिसिस कर सकते हैं ना, अपनी कॉपी में ही कर सकते हैं। इस पे मान लो 10 मिनट लगा, इस पे 1 मिनट लगा, इसमें 5 नहीं, इसमें 15 मिनट लगा। तो ये हमें पता है कि ये बेस्ट है तो हम इस पे जाएँगे। तो ये एस्टिमेटेड है, पर ये एक्चुअल नहीं है, पर ये एस्टिमेटेड है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि हमें सारे इनपुट्स का एनालिसिस है। हमें सारे सारे इनपुट्स, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता है कि कितने रास्ते हैं और कितना टाइम लगेगा। इट अलाउज अस टू कैलकुलेट द रिलेटिव efficiency performance of algorithm in a way that independent to platform, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये। जैसे कि अगर हमें यहाँ से यहाँ आना, तो हमें पता है कि अगर ये रास्ता हम चुन रहे हैं और ये लेट्स सपोज ये रास्ता हमें एक अपना विंडोज सिस्टम दे रहा है जो कि खराब था, ये विंडोज सिस्टम दे रहा है, ये लिनक्स सिस्टम दे रहा है, तो इनमें से कौन सा एफिशिएंट है? लिनक्स एफिशिएंट है, तो ये हमें पता चल सकता है विद द हेल्प ऑफ ए प्रायोरी, क्योंकि हम उसे रन करके नहीं देख रहे हैं, हमें पहले से ही उसकी कंडीशंस को स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर। यानी कि पहले ही उसे प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं, उसे एस्टिमेट कर दे रहे हैं। उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल रही है। इसके एडवांटेजेस थे, उसके डिसएडवांटेजेस आपको पता चल गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, एनालिटिकल फ्रेमवर्क होता है, एक फ्रेमवर्क पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही थ्योरी है कि हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो एक इस एग्जांपल के तौर पे ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है आपकी, उसके उसके थ्रू हम एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। हमें हमें क्या करना है, हमें ए प्रायोरिक एनालिसिस करना है। ए प्रायोरिक एनालिसिस करने के लिए पहला मेथड है अपने पास स्टेप काउंट मेथड। दो मेथड होते हैं, स्टेप काउंट मेथड, बताता हूँ, चलो आगे देखेंगे। पहला मेथड है स्टेप काउंट मेथड। लेट्स सपोज हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस है, 3 एल्गोरिथम मान लो। तो पहले एल्गोरिथम में देखो आप, इसमें हो रहा है x असाइनिंग टू y प्लस z। इसमें कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं? एक ऑपरेशन है असाइन करने का, एक ऑपरेशन है एडिशन करने का। 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इसको 2 यूनिट मानो, 2 कांस्टेंट यूनिट मानो। ठीक है, इस तरह से आप पहले करो, फिर बताता हूँ मैं कर क्या रहे हैं हम लोग। इसको 2 यूनिट माना हमने। इसमें बताओ कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं। पहला ऑपरेशन है i को 1 में लिखना है, ये 1 है और ये i है, ये i है, ये 1 है। पहला ऑपरेशन है इनिशियलाइजेशन। दूसरा ऑपरेशन है इनिशियलाइजेशन के साथ साथ हम लूप लगा रहे हैं, लूप लगा रहे हैं। तो 1 से लेके n तक में n+1 हम उसे यूनिट मानते हैं। यूनिट कैसे मान रहे हैं? ईच फंडामेंटल ऑपरेशन टेक्स 1 यूनिट। अगर हर एक फंडामेंटल ऑपरेशन 1 यूनिट लेता है तो आप ऐसे देखो कि इस पे हम इसको हम स्टेप में कैसे लिख सकते हैं। पहले फर्स्ट वाले तो क्लियर है। फर्स्ट वाले में 2 स्टेप हुआ था, पहला एडिशन हुआ था, दूसरा असाइनमेंट हुआ था। 2 यूनिट हुआ, यानी कि क्योंकि 2 फंडामेंटल ऑपरेशंस थे। इसमें कितने फंडामेंटल्स ऑपरेशन? पहला 1, 1 क्यों आया? क्योंकि हमने इनिशियलाइज़ किया, पहला इनिशियलाइज़ेशन किया हमने। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या किया हमने? बताता हूँ आपको। नेक्स्ट हमने ऐसा किया, यहाँ यहाँ देखो, ये वही वही है, सेम है। i टेंड्स टू 1 प्लस n, ये लिखने का तरीका 1 to n। तो i टेंड्स टू 1 to 3 है। पहला तो गया इनिशियलाइजेशन में, दूसरा आएगा कंपैरिजन में, कि i से कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरिजन में 4 आते हैं। क्या 4 आए? 1 से, 2 से, 3 से। अब बोलोगे 3 तक ही तो जा रहे हैं, पर अपन 4 भी कंपेयर करते हैं। बहुत ही माइन्यूट से कॉन्सेप्ट है जो बहुत से मिस करते हैं, कि हम कंपैरिजन 4 से भी करेंगे। क्योंकि ये 4 अपने इसमें नहीं आएगा तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे।
यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, पर कंपेयर जरूर करेंगे हम लोग। यानी कि अगर 3 था तो हम लोग n+1 यानी कि 3+1 4 तक जा रहे हैं। तो वही है कि इसमें हम लोग 1 क्योंकि इनिशियलाइजेशन का, और इसमें n+1 अपना कंपैरिजन का। कंपैरिजन कर लिया हमने। अब हमने इंक्रीमेंट करना था। इंक्रीमेंट हम करेंगे 1 2 3 तक सिर्फ। 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 हम वैल्यू असाइन किए, कंपेयर किए, पर हम इंक्रीमेंट नहीं, क्योंकि वो कंडीशन ही फॉल्स हो गई। तो हमने 3 का इंक्रीमेंट किया, यानी कि जितना n था उतना ही n का हमने इंक्रीमेंट किया। तो यहाँ n था तो यहाँ भी n। अब अब ये इसमें भी 2 ऑपरेशंस होंगे, एक ऑपरेशन ये, एक ऑपरेशन ये। पर ये ऑपरेशन कितने टाइम रन करेगा? जितने टाइम ऊपर वाला लूप रन करेगा, n टाइम। तो n टाइम सिंगल ऑपरेशन, यानी कि n, और ये भी n टाइम सिंगल ऑपरेशन यानी कि एडिशन, तो ये भी n हो गया। तो ये टोटल कंडीशन कहला गई। उसी तरह से इसमें इसमें नहीं आता, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था इसको देख के, कि इस तरह से हम एल्गोरिदम को बिना रन किए ही हम खुद ही समझ सकते हैं कि एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इसमें 2 यूनिट आई थी, इसमें कहीं ज्यादा यूनिट आई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो एक कि कौन सा एल्गोरिदम सबसे बेटर है। तो ये एल्गोरिदम बेटर है। नेक्स्ट, ये तो बेसिक्स था। हाँ, अगर हम इसके सारे एल्गोरिथम्स को, इसके जो भी स्टेप्स है सबको एडिशन करें और एक पर्टिकुलर टाइम निकालने का ट्राई करें, तो ये इसका टाइम आएगा। जिसका एल्गोरिथम में जो जो ये जो एन स्क्वायर पार्ट है, इसमें जो भी सबसे ग्रेटर होता है, जो सबसे डोमिनेंट होता है, वही उसको हम लोग लिखने का तरीका होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। जैसे इसमें डोमिनेंट एन स्क्वायर है, तो उसे लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। बेसिकली रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। जैसे हमने इसमें क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा स्टेप कॉज मेथड। ये पहला मेथड था हमारा एप्रियोरिक एनालिसिस को फाइंड करने का। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये मेथड काफी कॉम्प्लेक्स लगेगा, और मेरा बताने का इंटेंशन यही था, क्योंकि एल्गोरिदम्स में हमें ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये बताया, ताकि आपका माइंड थोड़ा उस डायरेक्शन में चले, कैलकुलेशन के डायरेक्शन में चले। अब हम समझते हैं कि इसे ही निकालने का एक आसान तरीका क्या हो सकता है। उसे हम बोलते हैं टू डिटरमाइन द लाइन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अंडर एप्रियोरिक एनालिसिस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज द सेकंड टेक्निक। इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के थ्रू हम सेम काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत इजी तरीके से। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टेटमेंट और स्टेप ऑफ अ एल्गोरिथम refers to the frequency or count of a fundamental operation in the step or in the statement। बहुत सिंपल है, कुछ अलग सा नहीं है। अगर मैं इसी में आऊँ सीधा, अगर मैं इसी एल्गोरिथम से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से निकालना चाहूँ, तो आप पहले देखो कोई एक फंडामेंटल इक्वेशन को, फंडामेंटल ऑपरेशन ढूंढो। चलो ये भी एक फंडामेंटल ऑपरेशन, ये भी एक फंडामेंटल ऑपरेशन है। ये कितने बार आ रहा है? एक फंडामेंटल ऑपरेशन चुनो, तो ये एक को चुनो, ये कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। ठीक है, इसको चुनो, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि ये एक बार आ रहा है। ये कितने बार रन हुआ? एक बार रन हुआ, बस वही है। इसी टाइप में, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, इस पे चलते हैं, इस पे चलते हैं। तो इस पे देखो, इस ये किस चीज का इक्वेशन है, आपको थोड़ा, ये किस चीज का एल्गोरिथम है, आपको थोड़ा कुछ आइडिया लग रहा है? ये एल्गोरिथम है एरे का सम करने का। अगर अपने पास एक एरे है, उसमें अगर उसमें सम करें, तो उसका एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा, कि एल्गोरिथम के बारे में को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक और सेशन लूंगा। अ, मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा एल्गोरिथम्स के बारे में, और बेसिक्स सबके खराब होंगे अभी। तो मैं एक सेशन लूंगा, वो सेशन बहुत ही बेस्ट होने वाला है। इसके बाद जो मैं प्लेलिस्ट निकालूंगा, वो प्लेलिस्ट होगा डीएसए का प्लेलिस्ट होगा। बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा डीएसए। उस प्लेलिस्ट को पक्का देख लेना, मैं कोड भी करना सिखाऊंगा उसमें, उस प्लेलिस्ट में। जैसे इसमें इसमें जो एल्गोरिथम है क्या बोल रहा है हमें, पहले तो डू इट, ये तो एक फंक्शन था। नेक्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं। इंट एन और एरे का नाम, एक एरे है ए और एक एन एलिमेंट है। इसमें आई को इंटीजर आई को डिक्लेयर किया, सम को डिक्लेयर किया। डिक्लेरेशन में कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन नहीं होता है। डिक्लेरेशन, स्कैनिंग, प्रिंटिंग में कोई फंडामेंटल ऑपरेशन नहीं है। फंडामेंटल ऑपरेशन यहाँ से शुरू हुआ। फॉर आई टेंड्स टू 1 से लेके आई तक, इसमें एक फंडामेंटल ऑपरेशन हुआ कि इनिशियलाइजेशन, एक हुआ कि कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन हो रहा है, कहाँ तक कंपैरिजन हो रहा है? आई आई तक कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि एन तक कंपैरिजन हो रहा है। 1 टू एन है, सॉरी ये आई नहीं है, 1 टू एन है। तो एन तक कंपैरिजन हो रहा है, तो एन तक हो गया। और नेक्स्ट है कि एन तक होने के बाद एक प्रिंट प्रिंट भी हो रहा है, सम प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पर एक एडिशन भी हो रहा है। एडिशन हो रहा है, तो इसलिए 1 आया। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? एन और 1,
n प्लस वन जैसे कॉम्प्लेक्सिटी, और वन को क्योंकि ये कांस्टेंट है और बेसिकली n को कंसीडर करेंगे हम, इसलिए n, ये इसीलिए इसको ऑर्डर ऑफ n बोलते हैं, यानी कि होल में n ही बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होता है और बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे लिख रहे हैं, सॉरी, क्योंकि हम ऐसे लिख रहे हैं, आपने देखा होगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 4, तो इसको ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही क्यों बोलते हैं? आपने सोचा हो कभी? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही क्यों बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ एन भी बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ फोर भी बोल सकते हैं। आगे हम प्रॉब्लम पढ़ने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत मिसकंसेप्शन सब पाल के रखते हैं इस टॉपिक में। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम आगे जाके एन की वैल्यूज को बहुत ही हाई पे डालें, लेट सपोज एन की वैल्यू हम 10,000 डालते हैं, तो 10,000 का स्क्वायर कितना होगा? और यहाँ पर 10,000 होगा और यहाँ पर 4 होगा, तो इन दोनों को हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि इसकी कंपैरिजन में इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये डोमिनेटिंग है, इसीलिए इसकी कंपैरिजन में हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, एक काफ़ी पॉपुलर एग्जांपल, एक रियल एग्जांपल है कि लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का, किसी का भी ले सकता हूँ। एक एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूँ, चलो अंबानी, अंबानी का एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो पहले उसके पास पहले उसके पास वो चलो कुछ डिलीवरी करता था, ठीक है, वो डिलीवरी बॉय था पहले, मान लो। तो पहले वो बाय वॉक डिलीवरी करता था, चल के जाता था और डिलीवर करता था। फिर उसने कुछ प्रॉफिट कमाया उससे, वो जो बिजनेस किया उससे कुछ प्रॉफिट कमाया। अब उसने क्या किया, उस प्रॉफिट से एक साइकिल ले ली, तो साइकिल लेने से उसका एरिया बड़ा हो गया, तो फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा कमाने लगा। फिर उसने एक बाइक ले ली, लेट्स सपोज वॉक करता था तो उसके उससे 0 रुपीज लगते थे। लेट्स सपोज वॉकिंग पे भी उसके चलो 0 रुपीज लगते थे। साइकिलिंग साइकिल खरीदी तो 15,000 की साइकिल होगी, मान लेते हैं 15,000 की साइकिल खरीदी। फिर वो बाइक खरीदा प्रॉफिट से, बाइक खरीदा तो बाइक बाइक मान लेते हैं 60,000 की होगी। फिर उसने बाइक, फिर उसका प्रॉफिट बढ़ा, फिर उसने कार खरीद ली, कार होगी अप्रोक्सीमेटली 10 lakhs की, मान लेते हैं। अब उसकी फिर से प्रॉफिट में, अब क्या खरीदेगा वो? लेट्स सपोज वो जेट खरीद लिया। जेट होगी उसकी, कितनी होगी जेट? 100 करोड़। और अब अंबानी किसी इंटरव्यू में गया और इंटरव्यू में उसने उससे सवाल पूछा गया कि आप बताइए, आपने जो भी जो भी कलेक्शन में ऐसा रखा है, अब इसने सब कुछ कलेक्ट करके रखा होगा अपनी जर्नी को दिखाने के लिए, कहीं स्टोर किया होगा। तो रिपोर्टर ने पूछा कि आपने ये जो भी कलेक्ट किया है, इसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ी आपको, कितने का इन्वेस्टमेंट आपने किया है? तो क्या आप अंबानी ऐसा बोलेगा? आप बताओ कि अंबानी का लिटरल जवाब क्या होगा? उसका जवाब ये होगा कि 100 करोड़ अप्रॉक्स, ऐसे ही बोलेगा वो, मतलब करोड़ में की है, ऐसा बोलेगा करोड़ में की है। ये नहीं बोलेगा कि 15,000 की साइकिल खरीदी थी, 60,000 की बाइक खरीदा था और 10 लाख की कार थी और 100 करोड़, ये सब ऐसा नहीं बोलेगा वो। वो सीधा बोलेगा करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ये तो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये डोमिनेंट है। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट, यहाँ से हम कुछ पढ़ने वाले हैं, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एप्रियोरिक एनालिसिस। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, ये वर्स्ट केस, बिग ओ। एक और चीज था कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा। बहुत लोग समझ में लगता होगा कि बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा ही 3 एसिम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं, पर हम लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा भी पढ़ने वाले हैं। ये काफी डीप कॉन्सेप्ट है, डीप कॉन्सेप्ट तो नहीं है, मतलब बहुत लोग पढ़ते नहीं है, बहुत लोग तो ये 3 ही पढ़ते हैं, पर ये भी होते हैं एज सच। फिर हम पढ़ने वाले कि क्या होते हैं बिग ओ, बिग ओमेगा, थीटा क्या होता है। फिर उस पे कुछ शॉर्टकट्स भी देखने वाले हैं, और ये भी समझने वाले हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। हम अभी तक जो भी हमने पढ़ा है,
जो भी पढ़ते आ रहे हैं हम पिछले सेमेस्टर्स में इसके बारे में डीएसए में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हम रखते हैं जो कि अगर हम आगे सॉल्व करें प्रॉब्लम्स, आगे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करें तो वो सब दूर हो जाती हैं। सो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस फर्दर। तब तक के लिए इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट जितने लोग देखते हैं उसके हिसाब से रेशियो काफ़ी कम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के कंटेंट मैं डालने की कोशिश करूँ। अभी मैंने ये सोचा था कि इस टाइप का कंटेंट डालूँगा फुल फ्लेज, जो मैं कर रहा हूँ ये फुल फ्लेज कंटेंट है। इस पे हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और इससे इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग तो मिलेगी ही और प्लस एक क्रिस्प थ्योरी भी मिलेगी, जिससे कि आप ना सिर्फ़ इसे एग्ज़ाम में ही कर सको, साथ में उसे रियल लाइफ़ से भी इम्प्लीमेंट करना सीख सको। ये बहुत ज़रूरी होती है और ये काफ़ी मैटर करती है। क्योंकि आप अगर आप सिर्फ़ एग्ज़ाम के मार्क्स के पीछे भाग रहे हो, मैंने पिछले सेमेस्टर्स में जो भी पढ़ाया है, डीबीएमएस पढ़ाया है, उसमें मैंने सिलेबस तो कवर करा दिया था। 1 दिन में करा दिया, 2 दिन में करा दिया, 4 वीडियोज़ में करा दिया। पर उससे आपको सीखने को क्या मिल रहा है? क्या आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो? तो वो हम कर रहे थे, हम लोग मार्क्स के पीछे भाग रहे थे। वी आर रनिंग बिहाइंड मार्क्स, यानी कि हमें मार्क्स चाहिए, मार्क्स एग्जाम्स में ये आ रहा है, एग्जाम्स में वो आ रहा है, पर हम वो क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ते हैं ना कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। सो जो आप 1 घंटा वेब सीरीज देखते हो, आप आधा घंटा मेरे लेक्चर देख लो, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो अब हमारा टारगेट रहेगा कि हम पहले तो पूरा एल्गोरिदम कवर करें और इसी टाइप में कवर करें, बेसिक्स टू बेसिक्स। जो भी एडवांस टॉपिक्स रहेगा उसे हम ऐसे ही फुल फ्लेज इजी करके पढ़ाएंगे एल्गोरिदम्स में। बेसिकली हम लोग एक्सेलेंस के पीछे भाग रहे हैं। थ्री इडियट्स का डायलॉग है ना, एक्सेलेंस के पीछे भागो, तो हम एक्सेलेंस के पीछे भाग रहे हैं। इसके साथ मैं बुक्स के भी आर्टिकल्स लाने की ट्राई करूंगा। बुक्स से जो मैंने जो जितना पढ़ा है बुक से, और जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी है, क्योंकि अगर आप एक एआई एंथुसियास्ट है, आपको पता है कि पूरी दुनिया भी एआई का कितना रोल है पूरी दुनिया में। तो अगर आप एआई पढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर में एमएल पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए इस एल्गोरिदम जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, एल्गोरिदम में जितने भी एल्गोरिदम हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए वो प्री रिक्विजिट होने चाहिए। यानी कि ये पढ़ने के लिए आपको एल्गोरिदम आनी ही चाहिए फ्यूचर में भी। तो ये एल्गोरिदम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके हर एक कॉन्सेप्ट्स को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।